नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू एसपी सिंह जीएस ऑफिशियल। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। पॉलिटी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट। कई दिन से मैं सोच रहा था इस पे लेक्चर अपलोड करने के लिए, लेकिन नहीं हो पाया। आज हम लोग इसे कंप्लीट करेंगे। तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट शुरू करें उसके पहले उसका छोटा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो देख लेते हैं। देखिए क्या हुआ, ब्रिटिश 17वीं सेंचुरी में भारत में आने की शुरुआत हो गई, 17वीं शताब्दी में ब्रिटिश की। उसके बाद ब्रिटिश जब भारत आए तो 1757 के आसपास समझ जाइए पूरे भारत पे, लगभग पूरे भारत पे इनका कब्जा हो चुका था, लगभग इनका अधिकार हो चुका था। तो प्लासी के युद्ध के बाद, उसके बाद ये लोग कई तरह के राजनीतिक सुधार को लेकर के, एडमिनिस्ट्रेटिव सुधार को लेकर के या इकोनॉमिक बैकग्राउंड पे कई तरह के कानून लाते थे, कई तरह के कानून एनेक्ट करते थे, लॉ को एनेक्ट करते थे। उन्हीं में से 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आया। उस समय वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर जनरल था और उसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसके तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कलकत्ता में क्यों की गई? क्योंकि कलकत्ता ही उस समय राजधानी हुआ करता था, वही सेंटर, वही एडमिनिस्ट्रेटिव हब हुआ करता था कलकत्ता। उसके बाद 1935 में भारत सरकार अधिनियम आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। उसके तहत, इस कानून के तहत 1937 में, 1937 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। एक फेडरल कोर्ट, जिस संघीय न्यायालय जिसको फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया कहा जाता था, उसकी स्थापना हुई दिल्ली में। उसके बाद 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। संविधान लागू होते ही भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी गई। लेकिन 28 जनवरी को उसकी पहली बैठक हुई सुप्रीम कोर्ट की और उस दिन से काम करना शुरू किया सुप्रीम कोर्ट ने। इसीलिए 28 जनवरी को इनॉग्रेशन डे ऑफ सुप्रीम कोर्ट मनाया जाता है, फर्स्ट इनॉग्रेशन डे ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये रहा बेसिक डिटेल, कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका। उसके बाद देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर अबाउट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट का एक आदर्श वाक्य है, मोटो है, जैसा कि सभी इंस्टीट्यूट में देखेंगे, कॉलेज में देखेंगे, डिपार्टमेंट्स का अपना अलग अलग मोटो होता है। उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट का मोटो है यतो धर्मस्ततो जयः, जहाँ धर्म है वहीं पे विजय है। ये है, ये महाभारत से लिया गया है। कई बार विदुर नीति में इसका जिक्र है, भीष्म पितामह ने भी इसका कई बार जिक्र किया है इस स्टेटमेंट का। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में एच.जे. कानिया, हीरालाल जे कानिया पहले मुख्य न्यायाधीश बने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 26 जनवरी 1950 को उन्होंने शपथ ली। और अभी जो वर्तमान न्यायाधीश हैं, सुप्रीम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, वो 50वें हैं, 50th हैं, डी.वाई. चंद्रचूड़। ये नाम हमें ध्यान रखना है, डी.वाई. चंद्रचूड़। इनके फादर भी, इनके पिताजी भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। 1950 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। उस समय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कुल कितनी थी? 8। ये हमें याद रखना है, कई बार वो क्वेश्चन ही आया हुआ है। 1+7, एक चीफ जस्टिस सहित 7 अन्य न्यायाधीश थे। तो कुल 1950 में 8 न्यायाधीश थे। वर्तमान में आज कितने टोटल जजेस की संख्या सुप्रीम कोर्ट में? तो 34 है। 33 जजेस प्लस एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो टोटल 34 है। 2019 में एक संविधान संशोधन करके इनको बढ़ाया गया था, जजेस की संख्या को। संविधान के भाग देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट का डिस्क्रिप्शन किस में दिया हुआ है? तो सुप्रीम कोर्ट का डिस्क्रिप्शन पार्ट 5 में, चैप्टर 6 में दिया हुआ। पार्ट 5 कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 चैप्टर 6 में 124 से लेकर के 147 तक में सारे डिटेल्स हैं सुप्रीम कोर्ट के। कैसा उसका संगठन होगा, उसके राइट्स क्या हैं, अथॉरिटी क्या है, उसकी शक्तियां क्या, प्रोसेस होगा, उस सब कुछ दिया हुआ है 124 से 47 के बीच में। उसके बाद क्वालिफिकेशंस क्या है जजेस के अपॉइंट होने के लिए? सुप्रीम कोर्ट का जज अगर अपॉइंट होना है तो उनके क्या क्वालिफिकेशन होंगे? तो क्वालिफिकेशन वो होंगे, उसका डिस्क्रिप्शन 124 में दिया हुआ। देखिए 124 जो आर्टिकल है, इसमें ढेर सारे सब क्लॉज हैं, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके। तो उसमें एक क्लॉज में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की क्वालिफिकेशंस दिया हुआ। क्या है? तो पहला जो सब जगह बेसिक है सबसे, कि भाई एक भारत का नागरिक हो, ये तो सभी में होता है, तो वो तो है ही। उसके बाद है उसकी आयु 65 वर्ष से कम होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के
जज बनने के लिए जो एज होना चाहिए वो 65 वर्ष से कम होना चाहिए। वहीं पे अपर एज कट ऑफ है लेकिन लोअर एज कट ऑफ नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए संविधान में न्यूनतम आयु का कोई निर्धारण नहीं किया गया है, लेकिन अपर एज कट ऑफ है 65 ईयर। कम से कम 5, दूसरा क्या है, कम से कम 5 वर्ष तक किसी हाई कोर्ट में वो जज रह चुका हो, 5 वर्ष किसी हाई कोर्ट में वो जज रहा हो। अगर ये योग्यता नहीं है तो भी कोई बात नहीं, तो कम से कम 10 वर्ष तक किसी हाई कोर्ट में वकालत कर चुका हो, प्लीड कर चुका हो, एज ए एडवोकेट काम कर चुका हो। कितने वर्ष? 10 वर्ष तक, तो भी वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। ये भी नहीं है तो राष्ट्रपति के विचार में कोई वो सुविख्यात कानून ज्ञाता हो, विधिवेत्ता हो, ज्यूरिस्ट हो, तो उस केस में भी वो जज बनने की, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता है। उसके बाद है उच्चतम न्यायालय के अधिकार। क्या है इसके ज्यूरिडिक्शन? उच्चतम न्यायालय के क्या है ज्यूरिडिक्शन? तो ज्यूरिडिक्शन ऐसे हैं, ये देखिए। पहला तो बेसिक ज्यूरिडिक्शन है, मूल क्षेत्राधिकार। ये वो अधिकार हैं जिनमें जो सुप्रीम कोर्ट के पास ही है, आता है वो आर्टिकल 131 के अंतर्गत। क्या है वो, किस तरह, कौन से केसेस हैं? तो ये हैं कि अगर 2 स्टेट्स के बीच कुछ डिस्प्यूट है, इन दैट केस सुप्रीम कोर्ट में वो केस जाएगा। अगर एक स्टेट और केंद्र के बीच कोई, केंद्र सरकार के बीच कोई डिस्प्यूट है, उस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ही सुनवाई करेगा। 2 स्टेट केंद्र के बीच है तो भी, समझ गया ना, यूनियन टेरिटरी स्टेट के बीच है तो भी, इस तरह के सारे केसेस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा। दूसरा है रिट ज्यूरिडिक्शन। रिट ज्यूरिडिक्शन किस लिए है? तो जब कभी नागरिकों का मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, उस केस में नागरिकों को सिटीजन्स कैन डायरेक्टली अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 के तहत हम सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अपना राइट एस्टेब्लिश कराने के लिए। तो राइट कैसे एस्टेब्लिश करेगा सुप्रीम कोर्ट? तो सुप्रीम कोर्ट को अधिकार दिया गया है कि भाई रिट जारी आप कर सकते हैं, 5 तरह के रिट जारी। तो वही 5 तरह के रिट जारी करने का अधिकार किसको है? सुप्रीम कोर्ट को है। ठीक है, तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करके नागरिकों के मूल अधिकारों को इस्टेब्लिश कराता है, फंडामेंटल राइट्स को इस्टेब्लिश कराता है। अब 5 जो रिट है, मैं एक और वीडियो अपलोड किया हुआ हूँ, उसमें आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं उसको लिंक दे दूंगा, आप उससे देख लेंगे। इसमें मैं अगर बताऊंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। उसके बाद है अपीलेट ज्यूरिडिक्शन, मतलब अपील की ज्यूरिडिक्शन तो है ही कि संवैधानिक मामला या फौजदारी मामला, दीवानी मामले को अपील किया जा सकता है अपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। संवैधानिक मतलब कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मामला है, फौजदारी मतलब कोई इस तरह का क्रिमिनल मामला है तो उसको भी अपील किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में। दीवानी मतलब प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई मामला है तो अपील किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद इसको एक अधिकार है एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन, सलाह देने का अधिकार है, वो मिलता है सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 143 के अंतर्गत। अब ये सलाह देने का अधिकार क्या है? तो अगर प्रेसिडेंट को किसी भी पब्लिक मामले में, कोई पब्लिक अफेयर है, कोई सार्वजनिक महत्व का कोई मामला है जिसमें वो सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन सीख करना चाहता है, सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन लेना चाहता है, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन प्रेसिडेंट ले सकता है। लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट के लिए कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो ओपिनियन दे ही। ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता। दूसरी चीज़ कि अगर सुप्रीम कोर्ट ओपिनियन देता है प्रेसिडेंट को, तो ये प्रेसिडेंट पे डिपेंड करता है कि वो माने या ना माने, मतलब दोनों लोगों के लिए कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। ठीक है, उसके बाद है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है? अभिलेख न्यायालय। मतलब ये हुआ कि जो भी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देता है, सबसे पहले जान लीजिए आर्टिकल 129 के अंतर्गत आता ही आया हुआ क्वेश्चन है, आर्टिकल 129 के अंतर्गत अधिकार मिला हुआ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का। तो इसमें क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी जो जजमेंट देती है सुप्रीम कोर्ट, उसको एक रिकॉर्ड की तरह रखा जाता है, वो एक नज़ीर की तरह होता है बाकी लोअर कोर्ट्स के लिए। वो उन जजमेंट्स को फॉलो करते हुए ही जजमेंट देंगे। लोअर कोर्ट्स जो भी जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको फॉलो करेगा, उन ग्राउंड्स पे अपना जजमेंट देगा। वो एक कानून की तरह उनके लिए काम करेगा, लोअर कोर्ट्स के लिए वो एक कानून की तरह। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर वो अवमानना का केस भी लग सकता है, अगर वो इस तरह के जजमेंट को नज़रअंदाज करके कोई जजमेंट दे रहा है लोअर कोर्ट्स, तो उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लग सकता है।
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 129। जैसे कि आप एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, जैसे कोई आप मूवीज़ में देखते हैं या कोई सीरियल में देखते होंगे, तो जब जिरह करता है वकील लॉयर तो कई सारे जजमेंट की बात करता है, सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट का वो जजमेंट, तो किस ग्राउंड पे करता है? वो वही कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की बात कर रहा है, वो आर्टिकल 129 की बात कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है, तो वो मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा कि आप इस ग्राउंड पे हमारा जजमेंट दीजिए, ठीक है। तो ये है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। उसके बाद है जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा की शक्ति। अनुच्छेद 137 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू का ताकत है, पावर है, वो पुनर्विचार कर सकता है, अपने जजमेंट को सुधारने की शक्ति देता है। जुडिशियल रिव्यू मिला हुआ आर्टिकल 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट को। उसके बाद कॉलेजियम सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये आ सकता अभी डिस्प्यूट में भी था बहुत, क्योंकि अभी लॉ मिनिस्टर ने कुछ स्टेटमेंट दिया था इस पर, तो इसलिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस बार आने की संभावना है प्री में। कॉलेजियम सिस्टम क्या है? तो जजेस को, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने के लिए एक सिस्टम है, उसको बोलते हैं कॉलेजियम सिस्टम, पहली बात। दूसरा चीज ये जान लीजिए कि इसका भारत के मूल संविधान में, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं है, कोई उल्लेख नहीं है, तो ये ध्यान देना, ये आया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद इसका शुरुआत कॉलेजियम सिस्टम की, कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत 1998 से माना जाता है। और इस कॉलेजियम सिस्टम का यूज किस लिए किया जाता है? तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण, उनके ट्रांसफर के लिए भी कॉलेजियम सिस्टम का यूज होता है। मतलब सिर्फ ये नहीं समझिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय के, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अपॉइंटमेंट के लिए नहीं है, जो जजेस के, उनके ट्रांसफर के लिए भी कॉलेजियम सिस्टम का ही यूज होता है। तो ये ध्यान रहता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद अब कॉलेजियम सिस्टम होता क्या है? तो कॉलेजियम सिस्टम ये है, बस यहाँ पे देखेंगे अभी तुरंत क्लियर हो जाएगा। कॉलेजियम सिस्टम मतलब एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और 4 सीनियर मोस्ट जजेस हैं। इन्हीं 4-5 लोगों को कॉलेजियम सिस्टम कहा जाता है। यही लोग डिसाइड करते हैं कि कौन कहाँ का जज बनेगा, कौन कहाँ पे ट्रांसफर होगा, ये सारी चीज़ें इन्हीं के हाथ में है। ये लोग डिसाइड करके भेजेंगे प्रेसिडेंट के पास और प्रेसिडेंट उन्हें अपॉइंट करेंगे, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं कॉलेजियम सिस्टम। और ये बड़ा डिस्प्यूट में भी रहता है, कई बार बोला जाता है कि ये ओवर प्रोटेक्टेड सिस्टम हो गया कॉलेजियम सिस्टम, मतलब इनको कोई छू भी नहीं सकता, जजेस को, इस तरीके का वो सिस्टम बन गया, जिसको चाहेंगे वही बनेगा, बाकी कोई और नहीं उसमें इन्वॉल्व हो सकता। तो अब क्या है इसमें देख लीजिए, सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम का नेतृत्व सीजेआई करते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश, और इसमें 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, जो अभी हमने बात की। और नियुक्ति के लिए जो भी अनुशंसित नाम है सीजेआई और सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम द्वारा अनुमोदन के बाद राष्ट्रपति को भेजा जाता है और राष्ट्रपति उसके बाद अपॉइंट करते हैं। अब राष्ट्रपति 2 चीज़ कर सकते हैं, पहला कि उसे अपॉइंट कर दें, दूसरा कि उसको वापस भेज दें कि नहीं हम कहिए, तो राष्ट्रपति का अधिकार वापस भेज सकते हैं। अब वापस भेजने के बाद दोबारा ये लोग विचार करेंगे, दोबारा अगर ये लोग उन्हीं नामों को वापस भेज दिए तो अब राष्ट्रपति उसे वापस नहीं करेंगे। हाँ, अपॉइंट करने के लिए कोई इनके लिए डेडलाइन नहीं है कि आपको अब अपॉइंट ही करना है, तो क्या करते हैं, कुछ दिन तक होल्ड कर लेते हैं, बस। अब ये है अपॉइंट, अब उन्हें यही करना है इन्हीं लोगों को, लेकिन होल्ड कर सकते हैं कुछ दिनों तक, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉलेजियम सिस्टम। न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया क्या है? तो देखिए, न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, उन्हें हटाना है तो उसके लिए सिर्फ 2 ही आधार हैं। एक है दुर्व्यवहार, मतलब मिसबिहेव, और अक्षमता, इनकैपेसिटी। इन्हीं 2 ग्राउंड पे न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है और कोई तीसरा ग्राउंड नहीं है, ठीक। पहला स्टेप हो गया। दूसरा कि अगर किसी भी न्यायाधीश को, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाना है, तो उसके लिए पहला जो स्टेप होगा वो ये होगा कि पार्लियामेंट के किसी भी सदन में उससे संबंधित रिजोल्यूशन लाया जा सकता है। मतलब लोकसभा में भी लाया जा सकता है और राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। आई बात समझिए। उसके बाद तीसरा स्टेप है कि अगर लोकसभा में लाया गया तो कम से कम 100 लोग रेजोल्यूशन पे साइन होना चाहिए, कम से कम 100 लोगों का। अगर वही रेजोल्यूशन राज्यसभा में लाया जाता है तो कम से कम 50 लोगों का साइन होना चाहिए, 50 सदस्यों का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। ये है शुरुआत। अगर ये स्टेप कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद 3 सदस्यीय एक समिति का गठन होगा, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, एक दूसरा एक चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होंगे और तीसरा कोई एक प्रतिष्ठित न्यायवादी, मतलब
फेमस ज्यूरिस्ट होंगे, जो अपने फील्ड के ज्ञाता होंगे, इन तीनों लोगों द्वारा इस आरोप की, जो आरोप लगाया गया है अक्षमता और दुर्व्यवहार को लेकर के, उसकी जांच होगी। तीसरा स्टेप ये है, ठीक। फिर चौथा स्टेप ये है कि अगर जांच में सही पाया गया इस चीज को, तो संसद में दोनों सदनों में विशेष बहुमत से रेजोल्यूशन पास होगा, और अगर ऐसा हो गया तो इस रेजोल्यूशन को भेज दिया जाएगा प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट उस पर साइन करेंगे, और उसके बाद जजेस को हटा दिया जाएगा, उसके बाद ही जज हट जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे है विशेष बहुमत। विशेष बहुमत का मतलब क्या हुआ? विशेष बहुमत से समर्थन प्राप्त करने का मतलब ये हुआ कि जो भी सदन की कुल सदस्यता है उसके कम से कम आधा से ज़्यादा लोग होने चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है कि जो वोट देने वाले हैं, जो वहाँ उपस्थित हैं, वो 2/3 होने चाहिए। एग्जाम्पल समझ लीजिए तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए 552 सदस्य हैं टोटल लोकसभा में, तो कितने हाफ से ज़्यादा चाहिए, मतलब 272 तो चाहिए ही, तो 272 आधे से ज़्यादा हो गए, ये चाहिए। प्लस वोटिंग के लिए जैसे सभी लोग तो उपस्थित होते नहीं है, 552 तो यहाँ पे संसद में होते नहीं है लोग, तो जैसे मान लीजिए अगर 300 हैं, जितने लोग प्रेजेंट हैं उनके 2/3 मतलब 200 लोग और वोटिंग में चाहिए, वोट करेंगे, तो फिर 2/3 बहुमत से स्पेशल मेजॉरिटी में पास हो गया। तो इसको जब ऐसा समर्थन प्राप्त हो जाता किसी रेजोल्यूशन को, तो उसके बाद वो भेज दिया जाता प्रेसिडेंट के पास, और वो न्यायाधीश हटा देते हैं प्रेसिडेंट। अभी तक सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश पर महाभियोग नहीं लगाया जा सकता। ये ऐसा प्रोसेस है कि ये मतलब सिंपली इम्पॉसिबल प्रोसेस है इसको कंप्लीट करना, जिसके बाद कि सामान्यतः ऐसा हो नहीं सकता। मेजॉरिटी इकट्ठा करना जजेस को हटाने के लिए बहुत मुश्किल प्रोसेस है, तो इसीलिए अब तक ये कभी भी एक बार भी किसी भी जज को हटाया नहीं जा चुका है। एक बार न्यायमूर्ति वी रामास्वामी 1991-93 की बात है, उनके खिलाफ पारित मतलब रेजोल्यूशन लाया गया था, जो कि पारित ही नहीं हुआ, संसद में प्रस्ताव ही नहीं पारित हुआ। उसके बाद 2017-18 में जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ भी लाया गया था, क्या मतलब लेके आया गया था, लेकिन लोकसभा के स्पीकर ने ही अलाउ नहीं किया, तो शुरुआत ही नहीं हुई इनके खिलाफ महाभियोग, ठीक है। तो ये प्रोसेस है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस को हटाने का। उसके बाद एक और चीज़ देख लेते हैं, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। हालांकि ये तो अब है नहीं, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया, लेकिन थोड़ा सा इस बारे में जान लेंगे तो आपको ठीक रहेगा। 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014 में पारित हुआ। इसके इस आधार पे एक प्रोविज़न किया पार्लियामेंट ने कि एक ऐसा हम सिस्टम बनाएंगे जो कि जजेस को अपॉइंटमेंट करेगा, जिसका नाम होगा नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। इसको 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। इसको माना कि ये जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है उसका वायलेशन है। इसके बाद इसको नल एंड वाइड कर दिया गया, तो अब ये एनजैक नहीं है। अब हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं प्रीवियस ईयर, जिससे हमें पता लगेगा जो अभी हमने पढ़ा है उससे कितना कंसेप्ट डेवलप हुआ है। भारत ने न्यायालय में एकल व्यवस्था कहाँ से प्राप्त की है? एकल व्यवस्था मतलब इंटीग्रेटेड सिस्टम। इंटीग्रेटेड सिस्टम मतलब क्या कि एक के अंदर एक, जैसे कि यहाँ पे लोअर कोर्ट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे हाई कोर्ट है, ठीक है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के अंदर हाई कोर्ट काम कर रहा है, हाई कोर्ट के अंदर लोअर कोर्ट काम कर रहा है, तो ये इंटीग्रेटेड व्यवस्था है। तो ये व्यवस्था कब हुआ था? भारत सरकार अधिनियम 1935 के दौरान हुआ था। उसी एक्ट से सुप्रीम कोर्ट जब बना था तब हुआ था। निम्न में से कौन सा कथन भारत के सुप्रीम कोर्ट के बारे में सच नहीं है? कौन सा गलत है ये पूछ रहा है। तो भारतीय संविधान में 5 में पार्ट 5 में 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट के गठन और शक्तियों के बारे में बताया गया। बिल्कुल सही, अभी हमने पढ़ा था 124 से 147 तक है। सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ था। बिल्कुल सही है। उद्घाटन कब हुआ था? 28 जनवरी 1950 को। इसीलिए हम फर्स्ट इनॉग्रेशन डे ऑफ सुप्रीम कोर्ट मनाते हैं 28 जनवरी को। इस समय सुप्रीम कोर्ट में 35 न्यायाधीश हैं, रॉन्ग 34 हैं, 33+1। अभी हमने बात की थी ना 33+1, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 33 जजेस, तो दिस इज रॉन्ग। नाउ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए कौन से अर्हता है, मतलब क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? तो सुप्रीम कोर्ट में जज बनना है तो क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? भारत का नागरिक है, हाँ बिल्कुल चाहिए।
संसद की नज़र में उससे एक सम्मानित न्यायवादी होना चाहिए। उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष का न्यायाधीश होना चाहिए। उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष की वकाल, सब सही है, ये भी सही, ये भी सही। ये जो है ये दिस इज रॉन्ग। संसद की नज़र में नहीं, प्रेसिडेंट की नज़र में एक सम्मानित जुरिस्ट होना चाहिए, ठीक है। और बाकी हाई कोर्ट में 5 साल जज रहे, नहीं अगर रहा हो तो 10 साल तक एडवोकेट रहा हो हाई कोर्ट में तो भी बन सकता है सुप्रीम कोर्ट का जज, ठीक है। उसके बाद है न्यायाधीशों के कार्यकाल में से संबंधित कौन सा कथन गलत है। गलत पूछ रहा है, ये ध्यान देना है। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश 65 वर्ष की उम्र तक अपने पद पर बना रह सकता है, बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश को अपना त्यागपत्र देता है, रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश को नहीं बल्कि प्रेसिडेंट को अपना शपथ पत्र देता है, बी इज रॉन्ग, ये देखना है, ठीक है। संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उसे हटाया जा सकता है, बिल्कुल सही है। संसद की सिफारिश होती है ना, अभियोग पारित हो गया तो संसद की सिफारिश होगी, राष्ट्रपति हटाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को सिद्ध कदाचार की हालत में ही हटाया जा सकता है, हाँ, ठीक है, मिसबिहेव के हालत में हटाया जा सकता है, डी इज राइट। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के पद से कौन हटा सकता है। सुप्रीम कोर्ट को हटाना है तो कैसे हटाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नहीं, केवल राष्ट्रपति द्वारा नहीं, केवल संसद द्वारा नहीं, दोनों लोगों, ठीक है। संसद में अभियोग पारित होगा, उसके बाद राष्ट्रपति हटाएंगे, तो ऑप्शन डी इज राइट। राष्ट्रपति किसी न्यायाधीश को भारत के उच्चतम न्यायालय की कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश घोषित कर सकता है जब, कार्यकारी मतलब एक्टिंग चीफ जस्टिस घोषित कर सकता है, कब कर सकता है, मुख्य न्यायाधीश की पद रिक्त हो, मुख्य न्यायाधीश अस्थायी रूप से अनुपस्थित हो, मुख्य न्यायाधीश अपने दायित्वों का निर्वहन करने में असमर्थ हो। ये तीनों ऑप्शन राइट हैं, उपयुक्त सभी। देखिए, राष्ट्रपति को एक अधिकार है कि वो किसी न्यायाधीश को भारत का के सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई नियुक्त, एक्टिंग सीजेआई नियुक्त कर सकता है। किस केस में, अगर मान लीजिए उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है तो भी, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अस्थायी रूप से नहीं है तो भी, और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपना दायित्व निर्वहन करने में असमर्थ है उस केस में भी। तो 3 ये ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी इज राइट। निम्न में से किसे अधिकार प्राप्त है कि वह उच्चतम न्यायालय की पीठ में देश में कहीं भी स्थापित कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय का कोई बेंच कहीं भी स्थापित करने का अधिकार किसे प्राप्त है, ये दिया हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को, संसद को, ऑप्शन 4 है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को यह अधिकार प्राप्त है कि वह राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेकर के वह उच्चतम न्यायालय की पीठ देश में कहीं और स्थापित कर सकता है, और भी जगह बेंच स्थापित कर सकता है, तो ये डी इज राइट। स्थापित करेगा मुख्य न्यायाधीश ही, लेकिन वह प्रायर उसको परमिशन लेना होगा राष्ट्रपति से, पूर्व अनुमति के बाद ही वो स्थापित कर सकता है, ठीक है। जैसे कभी हम लोग जानते हैं कि दिल्ली में उच्चतम न्यायालय की पीठ, ठीक है, लेकिन ये अगर चाहें कि कश्मीर में हमको एक बेंच चाहिए, कुछ सुनवाई करनी है, तो वो किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के पास अथॉरिटी है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास, वो प्रेसिडेंट से आज्ञा ले करके वो इस तरह का अलग बेंच बना सकते हैं। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात करता है, आर्टिकल 124 124, ठीक है। ये रहा हमारा आज का टॉपिक। बाकी नेक्स्ट में हम देखते हैं इसी से संबंधित या तो हाई कोर्ट नहीं तो लोअर कोर्ट्स को हम कंप्लीट कर लेंगे, जिससे कि ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चंस एग्जाम में आते ही आते हैं। एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।